subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइटोलॉजी का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आज के टॉपिक में हम प्रोकैरियोटिक का डिफिनीशन सीखेंगे, इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और बैक्टीरियल सेल का हम एग्जांपल देंगे, जिसमें हम इसके दो टाइप्स यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से बने होंगे और उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, साथ ही साथ इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम्स है, तो डायग्राम से मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहले इस डायग्राम को गौर से देखते हैं, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो ये होगा कि प्रोकैरियोट्स जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो एक सेल से बने होंगे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, जिस तरह के बैक्टीरिया और आर्की इसमें शामिल है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखें, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने ये डिस्कस किया था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसमें नहीं होंगे। ये सिंपल सेल्स होते हैं और इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होगा। अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें आप लोगों को कहीं पर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नज़र नहीं आएंगे और इसमें न्यूक्लियस भी नज़र नहीं आएगा। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें इसका क्रोमोसोम सिंगल होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये जो आप लोगों को ये वर्म्स की तरह जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसका क्रोमोसोम है। ठीक है, इसका डीएनए सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा, जो कि इस क्रोमोसोम में पाया जाएगा। अब जहाँ पर जिस जगह पे डीएनए पाया जाएगा उस जगह को हम न्यूक्लियार्ड बोलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट है उसमें सलवाल होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें जो इसके कंपोनेंट्स है मैं मार्क कर देता हूं। सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट होगा वो कैप्सूल होगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसका सेल वॉल होगा। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट जो है इसका वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये तीन पहले इसके कंपोनेंट्स हो गए, पहले कैप्सूल, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चौथा जो है वो मेसोसोम होगा। मेसोसोम ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होता है और ग्राम नेगेटिव में मेसोसोम मौजूद नहीं होता। पांचवा कंपोनेंट या पांचवा पार्ट जो है इसका बैक्टीरियल सेल का वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोगों को ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं इसमें साइटोप्लाज्म में, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। इसके बाद आता है इसका सर्कुलर डीएनए और क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम जो है वो आता है। सातवां पार्ट इसका सर्कुलर क्रोमोसोम होगा और जो लास्ट वन है इसको बैक्टीरियल फ्लैजिलम बोलते हैं। सिंगुलर है इसलिए फ्लैजिलम बोलते हैं। फ्लैजिला फिर हम पढ़ेंगे कि फ्लैजिला का जो नंबर है वो कितना हो सकता है। ठीक है,
तो अब चलते हैं इसकी कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो कैप्सूल था, ठीक है, आउटर लेयर है ये। और इसका काम क्या है, तो ये ऑर्गेनिज्म को, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको सरफेस से अटैच करने में मदद देता है, ठीक है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कैप्सूल का, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन और पेगोसाइटिक सेल्स के अटैक से बचाता है। अगर इस पे कोई और पेगोसाइटिक सेल अटैक करता है तो इसका जो कैप्सूल है वो कैप्सूल इसकी प्रोटेक्शन में मदद प्रोवाइड करेगा। और जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो और वो ऑर्गेनिज्म की जो इम्यून रिस्पांस है उस इम्यूनिटी के खिलाफ ये भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? कैप्सूल, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इसका कंपोनेंट सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो है इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। आर्की और बैक्टीरिया में जो दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, ये आप लोगों के सामने है ये डायग्राम, ठीक है। ये इसकी डोमेन है। डोमेन यूकेरिया है, डोमेन आर्की है और डोमेन बैक्टीरिया है, ठीक है। डोमेन आर्की में यूरो आर्कियोट्स आते हैं, क्रेनो आर्कियोट्स आते हैं, ठीक है। ये तमाम इसमें आते हैं। तो इसका जो सेल वॉल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब इसका सेल वॉल यानी प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल प्लांट से, फंजाई और इंसेक्ट से भी डिफरेंट होगा। प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल, ठीक है, वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है ना। प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है और फंजाई और इंसेक्ट का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल होगा वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा। वो किस चीज से बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होगा, ठीक है। अब सेल वॉल का भी यही काम है कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन सेल को, ऑर्गेनिज्म को, और ऑर्गेनिज्म की शेप को मेंटेन रखने में मदद करता है, ठीक है। अब आर्की और बैक्टीरियल सेल वॉल में डिफरेंस जो है वो ये है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये जितनी भी पार्ट है ये क्या है? आर्की का सेल वॉल है। तो इसमें एक खास किस्म की कंपाउंड पाई जाती हैं जिसका नाम है आइसोप्रीन या फाइटनाइल, ठीक है। ये और ये किससे अटैच होगा? ये अटैच होगा ग्लाइसरॉल से, और फैटी एसिड को ये रिप्लेस करता है आर्की में, ठीक है। अब अगर यूकेरिया का देखा जाए तो यूकेरिया में यहां पर ये फैटी एसिड चेन है, ठीक है, और यहां पर आर्की में फैटी एसिड चेन के बजाय आइसोप्रीन है, ठीक है। तो ये दो हो गए इन दोनों के बीच डिफरेंस। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी ये आप लोगों को बिल्कुल साफ नजर आएगा, ठीक है।
यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ का जो ये वाला है, ठीक है, ये आर्की का है और ये वाला बैक्टीरिया का है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि इस साइड पे क्या है, इस साइड पे फैटी एसिड है और इस साइड पे आइसोप्रीन है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है। अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो 6 to 8 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और सराउंड द सेल, इस सेल के इर्द गिर्द होता है। इसका काम ये है कि ये अंदर का जो एनवायरनमेंट है ऑर्गेनिज्म का, वो सेपरेट करेगा आउटसाइड को, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका जो मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला, तो ये आउटसाइड को सेपरेट करता है इनसाइड से। इनसाइड है, ठीक है, ये वाला मैं इधर कर देता हूं, और ये आउटसाइड है। तो ये इन दोनों के बीच क्या हो गया, इन दोनों के बीच बाउंड्री लाइन हो गया, ठीक है। तो सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, इसका डायमीटर 6 to 8 नैनोमीटर होता है और ये इनसाइड यानी सेल के इनसाइड एनवायरनमेंट को बाहर साइड से सेपरेट करता है, ठीक है। अब ये जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल बाहर से कुछ चीजें अंदर जा सकते हैं इसमें, ठीक है, स्पेसिफिक चीजें अंदर जा सकते हैं बाहर से, ठीक है, बाहर से ये चीजें अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। बाहर से आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम ये भी हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, बाहर से कुछ चीज़ें अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अंदर से कोई चीज़ बाहर लीक नहीं हो सकता। और ये आयंस, प्रोटीन, जितनी भी चीज़ें हैं अंदर सेल के अंदर एनवायरनमेंट में, वो अंदर ही रहने देते हैं, बाहर आने नहीं देते, ठीक है। अब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर डिस्कस की कि कुछ चीज़ें इससे अंदर जा सकते हैं और कुछ नहीं, स्पेसिफिक चीज़ें अंदर जा सकते हैं, तो इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल इसको बोलते हैं। और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे हमारे पास इसके कंपोनेंट में आता है मेसोसोम, ठीक है। तो मेसोसोम सबसे पहले ये पाया जाएगा ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। किसमें पाया जाएगा मेसोसोम? ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम पाया जाएगा, ठीक है। मेसोसोम कौन से बैक्टीरिया में पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे ग्राम पॉजिटिव में। अब मेसोसोम का क्या काम क्या है? तो इसका काम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन चाहे वो एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, दोनों में काम करता है, ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में।
यहाँ पर लिख लेता हूँ एरोबिक, ठीक है। तो ये एरोबिक में भी काम करता है, इसमें अपना जो रोल है वो अदा करता है एन एरोबिक में बी, ठीक है। तो इन दोनों में ये अपना रोल जो है वो अदा करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं इसका सिक्रीशन लाजमी होता है, तो ये सिक्रीशन करता है स्पेसिफिक मटेरियल की, केमिकल्स की, ठीक है। तो उसमें उस सिक्रीशन के लिए भी मेसोसोम की ज़रूरत पड़ती है, और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। 5वें नंबर पर हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसके साइटोप्लाज्म में? तो इसमें वाटर, राइबोसोम, एंजाइम्स, प्लास्टिड और सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें हैं? वाटर है, राइबोसोम है, एंजाइम है, प्लास्टिड है और स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। एंजाइम भी प्रोटीन्स होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। अब राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसका जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S, ठीक है। 70S राइबोसोम होता है, इसका मतलब है सेवेंबर्ग यूनिट, ठीक है। तो 70S इसका राइबोसोम होता है, और ये फिर इसकी एक लार्जर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट। जो बड़ा यूनिट इसका होता है वो होता है 50S और छोटा होता है 30S। इसका एक कितना होता है? 50S होता है लार्जर, ठीक है। जो लार्जर होता है वो 50S होता है, और जो स्मॉलर होता है वो होता है 30S। ये दोनों आपस में मिलकर फिर बनाएंगे 70S राइबोसोम। तो अब इसमें जो ये 10 का डिफिसिट आता है, तो 10 का जो डिफिसिट तो नहीं है, इसमें इंक्रीज है 50 और 30, 80 बन जाता है और ये 70 है। तो इनमें 10S जो है वो ओवरलैपिंग स्पेस है, ठीक है। तो 10S जो है वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर ये बन जाता है 70S, ठीक है। लार्जर यूनिट 50 और स्मॉलर यूनिट 30S होता है, ठीक है। 7वें नंबर पर इसकी कंपोनेंट में हमारे पास आता है DNA। इसका DNA सर्कुलर होगा, क्रोमोसोम में पाया जाएगा, जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, और इसकी जितनी भी तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लिक मटेरियल इसमें जो जेनेटिक मटेरियल इसमें DNA में पाया जाता है, और ये तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जिस रीजन में ये पाया जाता है इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब लास्ट पोर्शन इसका जो है उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। इस तरह हमने डायग्राम में देखा था, और ये यूज़ होता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है, मोमेंट के लिए, और इसके नंबर डिफरेंट होती है डिफरेंट स्पीशीज में, ठीक है। डिपेंड करता है इसका नंबर कि कौन सा स्पीशी है, तो इस हर स्पीशी में डिफरेंट होते हैं। अब टाइप्स है बैक्टीरियल सेल के, तो इसमें 2 है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। पहले ग्राम पॉजिटिव कौन से बैक्टीरिया होंगे? वही होंगे जो आफ्टर स्टेनिंग पर्पल कलर जो है वो रिटेन करता हूं।
स्टेनिंग में पर्पल कलर को रिटेन करे तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। और जब ये उस कलर को यानी टर्न रेड तो उसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर इसके डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसका सेल वॉल इस साइड का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसका सेल वॉल ये थिक होगा और इसका सेल वॉल थिन होगा, ठीक है। अब इसके साथ ये ग्राम नेगेटिव में ये वाला पोर्शन है, ठीक है, लिपिड का, और यहाँ पर ये पोर्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ये भी डिफरेंस है कि इसका जो सेल वॉल होगा वो ग्राम पॉजिटिव का वो थिक होगा, इसका सेल वॉल क्या होगा, थिक होगा। यहाँ पर इस साइड का फिर मैं लिख लेता हूँ, इसका सेल वॉल क्या है, थिक, ठीक है। इसका सेल वॉल थिक है और इसका सेल वॉल थिन है, थिन सेल वॉल, ठीक है। ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल थिन है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। तो ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया जो पर्पल कलर जो है वो रिटेन करे और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग में वो टर्न इनटू रेड, ठीक है। यहाँ पर इसमें इजाफी लेयर ग्राम नेगेटिव में होता है, यहाँ पर ये नहीं पाया जाता, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं पाया जाता, ये वाला रीजन जो है, ठीक है। और इस रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये तो आज हो गया हमारे टॉपिक प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इसके रिप्रोडक्शन पर, ठीक है। इसमें हम इसका रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका रिस्पायरेशन होगा, साथ साथ ही एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और रोल इन इकोसिस्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया का रोल क्या है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.